हाँ बेटा देखो इधर सभी, ये अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि का डायग्राम बनेगा। आप देखो इसको लेबल करना, इसके नाम लिखना, सब कुछ आपको इक्वेशन अगर याद है तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसके नाम अपने को लिखने हैं। सबसे पहले इक्वेशन याद करो। प्रथम पद में स्टेप फर्स्ट में S प्लस O2 तुमने बनाया था SO2। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले सल्फर चाहिए। इन प्लेटों के ऊपर, इनको जो मैंने बनाई है ये नलिकाएं जो तुम्हें दिखाई दे रही है 5, इन्हें अपन बोलते हैं मीनार नलिका। समझ में आ रहा है? ये है मीनार नलिका। यहाँ जो इस तरीके से मैंने डॉट डॉट के फॉर्म में डाल रखा है ये है सल्फर का पाउडर, सल्फर चूर्ण अपन इसको कह देंगे। यहाँ से जो ये खुली हुई है नलिका इसमें से आएगी ऑक्सीजन, तो यहाँ मैंने लिख दिया O2। मार्कर में नहीं दिखती, मैंने यहाँ निकाल के लाई हूँ ऑफिस में से, ये लिख दिया O2। लो एक बार ठीक है, सल्फर पाउडर, यहाँ ऑक्सीजन। आप देखो बेटा S प्लस O2 बना है SO2। सबसे पहले ये देखो सल्फर का जो पाउडर लिया है हो सकता है उसके अंदर कुछ सॉइल पार्टिकल, कुछ मिट्टी के कण हैं वो मिले हुए हो, कुछ और अलग टाइप की इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धियां इसमें हो सकती है। तो अपने को तो 98% प्योर बनाना है, तो सल्फर के पाउडर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए अपन ने यहाँ लगाया है, ये है धूल अवक्षेपक। आई बात समझ में? धूल अवक्षेपक का काम होगा जो यहाँ पर सॉइल इकट्ठी हो रही है इसमें जो मिली हुई मिट्टी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया धूल अवक्षेपक। एक भी चीज रटने की नहीं है, केवल समझना है इसको। ठीक है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। धूल अवक्षेपक के बाद में सल्फर का पाउडर, फिर अपन आगे चलेंगे। तो इस सल्फर के पाउडर में अभी भी मान लो कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, क्योंकि जो बारीक पार्ट, बहुत छोटे जो पार्टिकल होंगे, जो थिन पार्टिकल्स हैं वो सॉइल एब्जॉर्बर से रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे देखो मान लो अपन चाय छानते हैं तो कुछ जो चाय पत्ती के बहुत छोटे मान लो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो कई बार छलनी से बाहर निकल के पहुंच जाते हैं कप में। ठीक वो की वो कंडीशन इसमें है। तो अपन वापस फिर उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से ऊपर एक शावर लगाया है जिसको मैंने लिख दिया H2O का स्प्रे। अपन यहाँ क्या करेंगे, H2O का स्प्रे करेंगे। जैसे आप H2O का स्प्रे करोगे, या हिंदी में अपन H2O की फुहार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, H2O का स्प्रे करते ही, वाटर का स्प्रे करते ही जो बहुत थिन पार्टिकल, बहुत प्रेशर से स्प्रे करेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल्स थे मिट्टी के वो वहां से हट जाएंगे। और यहाँ से देखो बिल्कुल नीचे जो आपने इसको ब्रेक कर रखा है, तोड़ रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे निष्कासित जल। यहाँ से निष्कासित होगा जल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान देंगे, यहाँ पर लेंगे H2SO4 का, या अम्ल भी आप लिख सकते हो, अम्ल की फुहार H2SO4 का, या एसिड की फुहार जैसे आप दोगे। क्यों दी? क्योंकि हटने के बाद में भी धूल के कण भी हट गए। उसके बाद मान लो कोई बेसिक इम्प्योरिटी हो या कोई एसिडिक इम्प्योरिटी जो रिमूव नहीं हो रही वाटर से भी, ठीक है, जो वाटर से भी रिमूव नहीं हो रही, नहीं हट रही है, उसको हटाने के लिए फिर अपन इसके ऊपर एसिड की फुहार लगाएंगे। तो जैसे आप एसिड का स्प्रे करोगे तो क्या होगा, निष्कासित, यहाँ तो नीचे तो हट जाएगा, जो निष्कासित होगा अम्ल जो आपने लिया है वो, और यहाँ पर आपका बनेगा SO2 का निर्माण। जो स्टेप फर्स्ट पड़ी है वो आपकी यहाँ आकर के कंप्लीट होगी। आई बात समझ में? स्टेप फर्स्ट अब यहाँ कंप्लीट होगी। अब आ जाओ स्टेप सेकंड। तो बेटा स्टेप सेकंड के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? SO2 बना। अब SO2 करेगा दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन। ऑक्सीजन तो इधर आती हुई दिख रही है, लेकिन किसकी उपस्थिति में करेगा? V2O5 की में। तो V2O5 की उपस्थिति, तापमान 720 केल्विन और टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 2 बार। तो अब जो यहाँ मैंने ये जो 2 कंटेनर लगाए हैं उसमें से एक का जो काम है वो तो है पूर्व तापक। इसको तो मैंने लिख लिया पूर्व तापक, जो पीछे लगा हुआ है प्री हीटर बोलते हैं अपन इसको। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, टेम्परेचर को 720 केल्विन के ऊपर अपन फिक्स कर देंगे तो ये तापमान को बदलने नहीं देगा। प्री हीटर का ये काम हो गया। उसके बाद ये जो है ये है आर्सेनिक व जिलेटिन धातु से बनी हुई, आर्सेनिक व जिलेटिन की परत है ये। ठीक है, जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम में आएगी। ये दोनों हो गए, प्रेशर मिल गया, उसके बाद टेम्परेचर मिल गया। फिर अपन यहाँ पहुंच रहे हैं। अब अपने को क्या चाहिए बताओ? इस मीनार नलिका में मैंने क्या भर दिया?
यहाँ मैंने भर दिया V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। जैसे ही SO2 पहुंचेगा V2O5 की कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन वहां से मिलेगी, तो इसमें किसका निर्माण होगा? SO3 का निर्माण। आ गई बात समझ में? इसमें बनेगा SO3। उसके बाद ध्यान दो, स्टेप थर्ड क्या थी? SO3 की रिएक्शन आप किससे करवा रहे थे? SO3 की रिएक्शन अपन ने करवाई थी H2SO4 से, जिससे बना था ओलियम। स्टेप थर्ड। तो अब मतलब इस मीनार नलिका में आपको भरना है H2SO4। जैसे ही H2 यहाँ से एक S और ये एक S, दो S हो गए S2, तो बना H2S2, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, जिसको अपन डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या क्या कहते हैं? ओलियम। तो यहाँ जो लास्ट में जो नल लगा हुआ है, यहाँ ये जो टैप है इससे तुम बाहर निकाल रहे हो, वो होगा ओलियम। समझ गए? इस ओलियम से अब अपन क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे अलग, उसमें वाटर आप फिल करोगे और ओलियम को डाल दोगे। ओलियम का जल अपघटन होगा और जल अपघटन होने के बाद में जो बन रहा है वो 98% प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। समझ गए? सल्फ्यूरिक अम्ल की प्योरिटी देख ली, क्योंकि सल्फर को अपन ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपने शुद्ध किया है, इसीलिए बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो प्योर होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है डायग्राम में? अब ये याद कैसे रखेंगे वो देखो, सभी बच्चे ध्यान दो, हिंदी मीडियम। इसको डायग्राम को याद रखने के लिए संपर्क विधि का डायग्राम है ये, जिसे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि कहते हैं। तो इसको इस तरीके से याद करना, सल्फ्यूरिक लिखेंगे आप हिंदी में सल्फ्यूरिक, और लिख करके देखो एक से का वर्ड हो गया, आधा और आधा ले का, तो इस आधे आधे वर्ड को जोड़ लिया मैंने तो दो हो गए। ठीक है, आधा आधा वर्ड हो गया एक, तो एक और एक दो वर्ड, ये तीसरा हो गया यू, चौथा री और पांचवा फ। सल्फ्यूरिक में कितने शब्द दिख रहे हैं तुम्हें? 5। तो देखो मीनार नलिकाएं जो बना रखी है वो भी 5 है। देखो एक, फिर ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। समझ गए? अब क्या करना है? पहली और दूसरी नलिका में तुम्हें एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, फिर 2 और 3 कंटिन्यू, 1 और 2 के बीच में एक बॉक्स बनाना है, फिर 2 और 3 कंटिन्यू होगी, फिर ध्यान दो 3 और 4 के बीच में, जैसे यहाँ एक बॉक्स बनाया है यहाँ बनाएंगे 2, फिर चौथी और पांचवी कंटिन्यू बना दोगे। ओके, अब ध्यान दो लिखे हुए शब्द में देखो, आधा ले आधा फे, दूसरे तीसरे नंबर पे दिख रहा है आधा ले आधा फे। तो आधा ले आधा फे का मतलब शब्द टूटे हुए हैं, आधा ले है डंडा हटा दिया ना इसका, तो शब्द टूटा हुआ है। तो यहाँ से देखो मीनार नलिकाएं भी देखो, यहाँ नीचे से ये टूटी हुई है, ये टूटी, बाकी देखो सब सही है। तो जब ये ध्यान होगा ना तुम्हें कि अपने को इसको नीचे से ओपन करना है, तो अपने आप बात याद आ जाएगी कि यहाँ से तो अपन जल की फुहार देंगे तो निष्कासित होगा जल, इधर से अपन अम्ल की फुहार देंगे तो निष्कासित होगा यहाँ से अम्ल। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत है? आप ध्यान दो, आ गया पूरा डायग्राम समझ में? कोई प्रॉब्लम है? बोलो फटाफट, डायग्राम में कोई दिक्कत है? पूछना है कुछ? ठीक है, बना लेंगे। आप देखो, अब नेक्स्ट अपने को इसी तरीके से याद रख के बनाना बेटा, रफ कॉपी में शब्द को देख करके बनाना, आराम से आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उपयोग है और इसके जो भौतिक गुण हैं, ठीक है, भौतिक गुण क्या क्या ध्यान देंगे? प्रबल अम्ल है, इसे अपन रसायनों का राजा कहते हैं। अब इतना प्रबल अम्ल है कि इसकी यदि अपन अम्लीय अभिक्रियाएं देखें तो ध्यान दो, इसकी अम्लीय अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैंने क्या किया? H2SO4 लिया, और जब इसका जल अपघटन करवाया मैंने कहा ये प्रबल अम्ल है। अम्ल वो होते हैं जो अपनी हाइड्रोजन का दान कर देंगे जल में, जब अपन इसको विलय करेंगे तो H+ देंगे। तो सबसे पहले इसने अपनी हाइड्रोजन दी तो H3O पॉजिटिव बना, प्लस के अंदर आ गया HSO4-। समझ गए? यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगी तो H3O+ HSO4- बन गया हाइड्रोजन सल्फेट। इसके लिए आप K1 लिखोगे, सामने स्थिरांक K1 जो अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में, K1 लिख लिया, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, मीनिंग उत्पाद लिखो, प्रोडक्ट लिखो, अपॉन के अंदर लिख दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, और ये हो गया HSO4- की कंसंट्रेशन, अपॉन में आ जाएगा H2O
H2SO4 और H2O की तो आपको पता है कंसंट्रेशन 1 होती है, इसलिए अपन इसको लिखते नहीं है, ठीक है। K1 हो गया। नेक्स्ट दोबारा मैंने HSO4 माइनस का वापस जल अपघटन करवाया, तो जैसे ही जल से अभिक्रिया करवाओगे एक हाइड्रोजन बची है, फिर दोबारा दे देगा ये, तो बनेगा H3O प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। बुक में ये पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ध्यान दो। फिर तुमने इसके लिए K2 इज इक्वल टू लिखा, तो H3O प्लस और SO4 2 माइनस और अपॉन में आ जाएगा HSO4 माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो K1 की जो वैल्यू थी वो वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 थी, K2 से बहुत ही ज्यादा थी K1 की वैल्यू। और अपने को पता है किसी साम्य स्थिरांक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। अगर अपन बात करते हैं इसकी डिसोसिएशन की, तो अपन कह सकते हैं इस वैल्यू को देख करके कि K1 का मान जब K2 से ज्यादा है तो इसका जो वियोजन है वो HSO4 माइनस में और H प्लस में ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में? H2SO4 का वियोजन पूछ ले H प्लस में और HSO4 माइनस में अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए साम्य स्थिरांक K1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी उपयोग वगैरह है वो आप लिख लेंगे, याद कर लें, एक दो दो इसकी सिंपल से उपयोग है वो याद कर लें। पेट्रोलियम के निष्कर्षण और शुद्धिकरण में है, ठीक है। और अपन एज ए लैब रिएजेंट इसको यूज में लेते हैं, क्योंकि उपयोग वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है, थोड़ी इससे रिलेटेड आती नहीं है एग्जाम में। तो ये हो गया सल्फर के जो टॉपिक थे, अपने तीनों टॉपिक, 4 टॉपिक थे वो चारों कंप्लीट हो गए। फिर अब आज अपन पढ़ेंगे वर्ग 17। दो बेटा पी ब्लॉक के 2 वर्ग जो थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आएगा वर्ग 17 के तत्व। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखो। पहली चीज जो वर्ग 15 16 में पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग भी करनी है ना। वर्ग 15 और 16 में जो अपन ने पढ़ा था सारी वो की वो चीजें वर्ग 17 के लिए आप कॉपी में लिखोगे। क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सारणी बनाओगे। कौन कौन से सदस्य? वर्ग 17 को अपन हेलोजन कहते हैं, हेलोजन का परिवार है ये। 5 सदस्य वो के वो रहेंगे। फिर कल बाहर आई और यहाँ एस्टेटीन होता है, आंटी कह सकते हो याद करने के लिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये जो एस्टेटीन है वो होता है रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको अपन स्टडी में नहीं लेते। इसीलिए हैलाइड में तुम केवल 4 सदस्य देखते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहला काम परमाणु क्रमांक, नियम वही कहता है कि जो ऊपर आ रहा है सदस्य वो है 9 नंबर पे, 9 परमाणु क्रमांक होता है इसका। नीचे आने वाले सदस्यों में 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, ये प्लस कर दोगे आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 है, ये 8 है, तो प्लस करते ही आएगा 17, तो 17 होता है Cl का परमाणु क्रमांक। आगे फिर 18 प्लस करोगे, फिर 18 और फिर 32, तो परमाणु क्रमांक की सारणी कंप्लीट हो जाएगी। पहला गुण कंप्लीट। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिखना है पूरी आवर्त सारणी में, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन आदर्श गैस से तुलना करके लिखते हैं, ठीक है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आदर्श गैसों से अपन उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से, जैसे इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर 9 में से मैंने इसको दे दिया हीलियम, नीचे वाले को कह दिया नियोन, यहाँ ऑर्गन, यहाँ पर क्रिप्टॉन, ठीक है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और इसको कह दिया जिनोन। अब जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 यहाँ 9 में से माइनस कर दो तो बच गए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आएंगे आउटर पे, 7 बच गए, तो अपन लिख देंगे 2s2 2p5, ठीक है। ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो वर्ग 17 के पास में 7 होगी। आ रही बात समझ में? फिर नियोन, इसके लिए लिख देंगे 3s2 3p5, रूल वो का वही चलेगा जो वर्ग 15 और 16 के लिए था। फिर 3d आ जाएगी, 3d10 4s2 4p5, फिर 4d आएगी, इसमें 4 है 14 आ जाएगा, 5d10 हो जाएगा। ये आपको कॉपी में ऐसे कैसे बनाने, दोनों गुण कंप्लीट करेंगे, परमाणु क्रमांक का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। सेकंड नंबर दूसरा गुण ध्यान देंगे वो है आकार।
आकार क्या कहता है, देखो आकार जो वहां पड़ा है, मैं सारे गुण लिख देती हूँ, किसी में दिक्कत हो आप लोग पूछ लेंगे जो नहीं समझ में आया। आकार तीसरा, चौथा आप पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, पांचवा आप पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, और छठा जो है आपके वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। अब देखो पहला है आकार, बताओ क्या कहता है आकार, एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल धीरे धीरे क्या होता जाता है, नाभिक का आकर्षण बल धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहले वाले गुण में तुम कह सकते हो आकार जो है उसका ये फर्क पड़ता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ जाता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। दूसरा आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार का, यदि आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दें, इस वर्ग के लिए आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा बेटा बहुत ज्यादा होती है, जिसका कारण क्या है, क्योंकि आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और अपने को पता है इनके आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 7, तो बताओ अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इनको केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो यही रीजन है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की कोशिश करेंगे ना कि त्यागने की। तो इस वर्ग की अब त्यागने की कोशिश नहीं करेंगे तो अपने को ऊर्जा बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इस वर्ग की प्रवृत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, त्यागने की नहीं होती। यही रीजन है कि इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, एफ की तो त्यागने की प्रवृत्ति है ही नहीं, इसीलिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही ज्यादा होगा। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, सब जानते हैं कि एफ की विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं उन सब में फ्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। आ गई बात समझ में। उसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते हुए आकार के साथ साथ में कम होता जाएगा, या नाभिक के आकर्षण बल कम होने पर भी कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि का मतलब ग्रहण करवाना है, अपन पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इस वर्ग की बहुत ही ज्यादा होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान इनके लिए उच्च होगा। समझ में आ गई बात, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते ही ऊर्जा को रिलीज कर देंगे, अब ऊर्जा को रिलीज कर देंगे इसलिए ऊर्जा का मान इनके लिए ज्यादा होगा। ये सारे जितने भी हैं जो अपन मैन इसके अंदर जो जनरल स्टडी करते हैं, जो सामान्य गुण है, 2 ही मिनट बचे, वो कंप्लीट हो गए। किसी भी टॉपिक में दिक्कत, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आती है, देखो वो आती है 7 नंबर लगा के, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक में से पूछा जाता है, वो है बंध वियोजन ऊर्जा। बेटा एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन की बंध वियोजन का मतलब होता है बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा जो चाहिए वो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी अपने परिवार में, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बाकी सब में सिंगल होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं और बढ़ते हुए आकार के साथ ये चीज ध्यान रखें, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है क्योंकि बड़े आकार वाले जल्दी टूट जाते हैं। वर्ग 16 में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, उस हिसाब से वर्ग 17 में एफ की ज्यादा होनी चाहिए, पर एफ की बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, ठीक है। सीएल और एफ की बात करते हैं, ध्यान दो, बाकी सब में तो वही होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे बढ़ते हुए आकार के साथ में बंध वियोजन ऊर्जा कम हो जाएगी, परंतु एफ की कम है सीएल की तुलना में, जिसका रीजन ध्यान दें, एफ सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ये ले लिया मैंने सीएल। देखो बहुत छोटे आकार के कारण इन दोनों के कक्षक बिल्कुल एक दूसरे के साथ निकटता से रहेंगे, बिल्कुल पास में रहेंगे, इसके 2p कक्षक और इसके 2p कक्षक, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दोनों बिल्कुल निकटता की रहने की वजह से इसके एफ के कक्षक के इलेक्ट्रॉन 2p के इलेक्ट्रॉन पास वाले एफ के 2p इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि छोटे आकार की वजह से दोनों बहुत पास में, और बंध कितना है दोनों के बीच, केवल एक, तो झटके के साथ टूट जाएंगे बिना किसी ऊर्जा के, ठीक है। तो बहुत कम ऊर्जा के ऊपर टूट गए, F2 का बंध वियोजन होने का कारण पता चल गया, ठीक है, क्योंकि F2 जो है फ्लोरीन जो है दोनों F के मध्य प्रतिकर्षण का मान बहुत प्रबल है, जबकि Cl का आकार बड़ा होने के कारण इसके कक्षक आकार बड़ा होगा तो कक्षक दोनों की क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो प्रतिकर्षण का मान कम होगा।
समझ गए? इसीलिए F2 की बंध वियोजन ऊर्जा कम है, क्योंकि वियोजन के लिए ऊर्जा देनी नहीं पड़ी तो अपने आप कम हो गई। जबकि Cl के में प्रतिकर्षण कम होने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। आ गया समझ में? बाकी अदर जो सदस्य हैं, जैसे I के लिए पूछ ले तो तुम कह दोगे बड़ा आकार होने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है। बाकी नियम यही कहता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, घटती है। हर चीज कम होगी, आपको बताया हुआ है, आकार को, धात्विक लक्षण को छोड़ के। ठीक है, लेकिन F2 का अपवाद है, ये चीज ध्यान रखना। F2 की Cl2 की तुलना में बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, क्योंकि बहुत ही छोटे आकार के कारण इस दोनों F के मध्य प्रतिकर्षण का मान इतना उच्च हो जाता है कि दोनों का बंध आसानी से टूट जाता है। ठीक है, समझ गए? इतना काम कॉपी में कर लो। बाकी फिर कल इनके निर्माण की विधि, Cl अपने कोर्स में Cl को देखेंगे। ठीक है मैम, फिर